और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी का जश्न। बीजेपी को नए बॉस मिल गए हैं नितिन नवीन के रूप में। नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिहार में मंत्री है नितिन नवीन। नितिन नवीन को बीजेपी के नए कप्तान के रूप में चुना गया। देख रहे हैं बिहार बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता उन्हें बधाई देते हुए और गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। और नितिन नवीन को बीजेपी का बॉस चुने जाने के बाद देखिए जरा जश्न, वही गमछे वाला जश्न जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। बीजेपी खेमे में जश्न है, दूसरी तरफ कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही थी और ये रामलीला मैदान पर हो रहा था। लेकिन देखिए मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। खुदेगी, आज देगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज देगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज देगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस आज एक बड़ी रैली कर रही थी रामलीला मैदान में। वहां कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से आए थे जो पीएम मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे थे। एक तरफ बीजेपी में जश्न और कांग्रेस कब्र खोदने की नारेबाजी कर रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी में जश्न यूपी में भी हो रहा था। यूपी में भी बीजेपी ने अपना कप्तान चुन लिया है और पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के। बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी को चुना गया। भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता। और दूसरी तरफ देखिए पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद यूपी में भी जश्न शुरू हो गया। तो बीजेपी चारों तरफ जश्न में डूबी हुई थी। अगली तस्वीर देखिए। कांग्रेस मोदी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ नारे लगा रही थी। कांग्रेस नारा लगा रही है वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के पाले में एक और गद्दी आ गई और दक्षिण भारत में भी कमल खिला लिया।
आप देख रहे हैं, दरअसल केरल में भी बीजेपी का कमल खिला है। मेयर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व आईपीएस रही श्रीलेखा बीजेपी की मेयर होंगी केरल में। और देखिए, खुद जो केरल में बीजेपी की मेयर होंगी श्रीलेखा को आप देख रहे हैं, उनके हाथ में बीजेपी का झंडा है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण तक कमल खिल रहा है, जश्न में बीजेपी है। यहां रामलीला मैदान पर कांग्रेस पार्टी आज वोट चोरी के आरोप में बड़ी सभा, बड़ी रैली कर रही थी। मंच पर राहुल गांधी थे और हर राज्य से कार्यकर्ता जुटे थे। राहुल गांधी, दोस्तों, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। दो नारे मेरे साथ लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी। तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। उत्तर से दक्षिण तक कमल लहरा रहा है। केरल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक बीजेपी जश्न में डूबी है। मोदी नए कप्तान और नए प्रभारी बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं, नेताओं में नया जोश भरकर वो बीजेपी को और मजबूत करने में लगे हैं। एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। दूसरी ओर कांग्रेस मातम और हताशा में ही डूबी है। वो अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय मोदी और सरकार पर सवाल उठाने में इतनी मशगूल है कि मर्यादा और नियम भी तार तार होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता कहीं वोट चोर के नारे लगा रहे हैं, तो कहीं मोदी की कब्र खोदने तक के नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। तो आपने देख लिया, कांग्रेस पार्टी अभी वोट चोरी वाले मोड में है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के नए बॉस होंगे नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिन नवीन को आप देख रहे हैं। नितिन नवीन को चुने जाने के बाद देखिए जरा अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार की। नितिन नवीन को जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और उनका स्वागत किया गया, पार्टी के नेताओं ने उनको बधाई दी। और उसके बाद देखिए जरा, नितिन नवीन बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार स्टाइल में ही जश्न शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी जीत के बाद से। जरा बिहार से बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष होगा तो बिहार में आतिशबाजी शुरू हो गई, दिवाली सा जश्न शुरू हो गया, आसमान में पटाखे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताऊं कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब क्या है। क्या यही बीजेपी के बॉस होंगे? नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन बिहार की बांकीपुर सीट से 5 बार से विधायक हैं।
45 साल के नितिन नवीन बिहार सरकार में अभी सड़क निर्माण मंत्री हैं। बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव तक वो कार्यभार संभालेंगे। 2020 में जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 24 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद 2 बार नड्डा साहब को विस्तार दिया गया। अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ काम करेंगे। खबर है कि अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुना जाएगा। दरअसल 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास चलेगा और इस दौरान बीजेपी बड़े राजनीतिक फैसले करने से बचती है। माना यह जा रहा है कि इसलिए अभी कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 जनवरी के बाद हो सकता है, जिसमें नितिन नवीन के नाम पर औपचारिक मोहर लग सकती है और फिर वो बीजेपी के सबसे युवा पार्टी अध्यक्ष का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नए कप्तान नितिन नवीन को। नितिन, बहुत बधाई हो आपको। ये बताइए, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या प्राथमिकता है आपकी? प्राथमिकता तो निश्चित रूप से संगठन को और मजबूती देना, संगठन को गढ़ने का काम करना, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी संगठन को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी नेतृत्व नीचे से उभारना और अपने प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व के भरोसा है उस पर निश्चित रूप से नए नेतृत्व का सृजन करना। तो आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार थे नितिन, और आपके ऊपर प्रधानमंत्री ने बहुत भरोसा दिलाया। मैं मानता हूं कि अपने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा ही है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये अभी आने वाली चुनौती आपके लिए बंगाल और असम में चुनाव है नितिन, आए उस सब चीज पे बैठ के निर्णय करेंगे। संगठन इतना नीचे से ऊपर तक संगठन मजबूत रहा है कि बंगाल में भी हम लोग फतह करेंगे। तो बीजेपी को नया बॉस मिल गया है। बीजेपी के लिए और बिहार बीजेपी के लिए भी नई ऊर्जा की बात है। ये क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा, नितिन विनम्र स्वभाव और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण हमारी पार्टी को और अधिक मजबूत करेगी। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता हैं। वो कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को बुलंदियों पर ले जाएंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं, बिहार के हैं इसलिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन सवाल यह है कि वो किसके आदमी हैं? किसी का नुकसान नहीं करेंगे क्या? इसलिए बीजेपी ने कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है। एक कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। हम सब बिहारवासी और पूरा देश के लोग आज खुश हैं और हम लोग इनको हार्दिक अभिनंदन बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। ऐसे आदमी जो कॉमन एजेंडे में होगा, जिससे कोई हरास नहीं होगा या कोई चैलेंज नहीं होगा और संघ के लाइकिंग होंगे, तो वैसे आदमी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन जी बन गए। भला आदमी, युवा अध्यक्ष थे। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। और आइए अब आपको बताऊं नितिन नवीन साहब हैं कौन। जैसे ही उन्हें बधाई दी गई, ये जानकारी मिली कि वो अब बीजेपी के नए बॉस होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तस्वीर देखिए जरा। उन्होंने अपने पिताजी को नमन किया है, उनकी तस्वीर को नमन किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन नवीन ने पिता की तस्वीर जो घर पर लगी थी उसके आगे वो नतमस्तक हुए, नमन किया उन्हें। आइए अब आपको बताऊं कौन सी वो क्वालिटी है जिसने नितिन नवीन को बॉस बनाया है। सबसे पहली चीज, लगातार 5 बार के विधायक हैं। पटना की बांकीपुर सीट से कायस्थ बहुल सीट वहां से जीत कर आते हैं, कायस्थ बहुल नहीं है, ये खुद कायस्थ हैं। फिर भी नितिन नवीन 2006 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो चुनाव में जीत की ऐसी रणनीति बनाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को भी हरा चुके हैं। अब दूसरी वजह, विरासत से ज्यादा संगठन को तरजीह देते हैं। पिता नवीन किशोर सिन्हा पटना से 7 बार के विधायक थे। इनके पिता का असमय निधन हो गया तो नितिन राजनीति में आ गए।
विरासत के बाद भी संगठन में निचले स्तर से काम शुरू किया इन्होंने। कभी अपने ऊपर परिवारवाद के स्टैंप को लगने नहीं दिया है नितिन नवीन ने। मोदी और शाह भी उनकी इस खासियत के बहुत मुरीद हैं। एक और वजह युवा चेहरा है, जनता से उनका जुड़ाव है। 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की सेकंड लाइन तैयार करने की रणनीति में अहम है। संगठन में टॉप लेवल पर काम करने का अनुभव भी मिला उन्हें। वो आम लोगों के बीच जाते हैं, सहजता से उनसे मिलते हैं, विरोध होने पर भी किसी भी बात पर आपा नहीं खोते हैं। और अगली बड़ी वजह, छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना कौशल दिखाया। 2023 छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे, तब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अजय माने जा रहे थे। नितिन नवीन ने कुशलता से चुनाव मैनेजमेंट किया। नक्सल प्रभावित इलाकों से दूर दराज गांव की खाक छानी। बीजेपी उम्मीदवारों को दिन रात फील्ड वर्क करने को कहा। नितिन की रणनीति ने भूपेश बघेल की किलेबंदी को भेद दिया। ये उनकी खासियत रही जिसका उन्हें इनाम मिला है। सुनिए जरा संजय झा और मनोज झा क्या कह रहे हैं। खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है और मेरे ख्याल से बहुत युवा है, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उनको। जो कार्य संस्कृति है उस पे अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। आप लोगों को इतना उत्कंठा है। नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। आगे देखिए, यात्रा चलती है हमारी। अब देखिए, मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। बीजेपी किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है उत्तर से लेकर दक्षिण तक को, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है। आज कांग्रेस रामलीला मैदान में जो चुनाव हो रहे हैं, वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। देखिए, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब संविधान की किताब लेकर खड़े थे मंच पे। तो कांग्रेस विरोध कर रही थी। यहां बीजेपी ने एक और कप्तान चुन लिया था उत्तर प्रदेश में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पंकज चौधरी को योगी आदित्यनाथ ने गुलदस्ता भेंट किया और बधाई दी। अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के पांव भी छुए। पीयूष गोयल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, सभी मंचस्थ योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया। मंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री। अब देखिए जरा, यूपी जैसे स्थिति बिहार में है वही हाल आज यूपी में थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के पांव छुए। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद जश्न शुरू हुआ। नए अध्यक्ष बनने के बाद ढोल नगाड़े डमरू बजने शुरू हुए। देखिए जरा, पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया, बेवजह नहीं है। इसके पीछे 2027 भी है, इसके पीछे अखिलेश का पीडीए भी है। पंकज चौधरी को आखिर क्यों बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, मैं आपको बताऊं। कुर्मी समुदाय के पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं। बीजेपी के नए बॉस को अखिलेश के पीडीए की काट मानी जा रही। अखिलेश दलित पिछड़ा की राजनीति कर बीजेपी को घेरते हैं। इसके जरिए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की, क्योंकि यूपी में करीब 10% आबादी कुर्मियों की है। 32 लोकसभा और 160 विधानसभा क्षेत्रों पर सीधा असर है।
सियासी जानकार मानते हैं कि 2024 में यह बीजेपी से छिटक गया था। कुर्मी समाज ने सपा कांग्रेस गठबंधन का समर्थन किया था। यूपी में 80 में से 9 सांसद कुर्मी समाज से हैं। इनमें 5 समाजवादी पार्टी से, 3 बीजेपी से और 1 अपना दल से। पिछले कुछ महीनों में योगी ने दिल्ली के कई दौरे किए हैं। दिल्ली में योगी लगातार मोदी और शाह से मिलते रहे। चर्चा है कि उन्होंने कुर्मी समाज से अध्यक्ष बनाने की मांग की। फिर ऐसे चेहरे पर मोहर लगी जिसका संगठन और पार्टी में पकड़ हो। पंकज चौधरी भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, पूर्वांचल के बड़े कुर्मी चेहरा हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी के नाम पर आरएसएस को भी सहमत कर लिया। फिर यूपी में योगी की मौजूदगी में नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हुआ। यूपी में अब सरकार और संगठन के मुखिया एक ही जिले यानी गोरखपुर से हैं। इससे यूपी की सियासत में पूर्वांचल का दबदबा और बढ़ जाएगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा यूपी बीजेपी के नए कप्तान पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दिया है और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ करके योजना रचना बना करके कैसे हमारी पार्टी और आगे बढ़े उसके लिए हम काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। तो पंकज चौधरी आते हैं महाराजगंज से। तो महाराजगंज में उनके गृह जिले में भी देखिए जश्न मन रहा था। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। उनके जिले का बेटा अब बीजेपी का अध्यक्ष है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 27 चुनाव से ठीक पहले ये जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी गई। बड़ा रोल है उनका। ये क्या कह रहे हैं पंकज चौधरी? वो कह रहे हैं मैं रूल नहीं रोल अदा करने में भरोसा करता हूं, मैं गलत के सामने हार नहीं मानता हूं। वो कह रहे हैं इसी जिद की वजह से मैं राजनीति में आया हूं। मेरे लिए पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ऊपर है, मैं उनकी बात सुनूंगा और उनके लिए लड़ूंगा भी। योगी कह रहे हैं एक अनुभवी कार्यकर्ता को नए कैप्टन का दायित्व मिल गया है। यूपी में 2027 की लड़ाई में पंकज जी हमारे साथ हैं। हमें याद रखना है कि विरोधी के पास ताकत नहीं है, लेकिन उसके छद्म और छल से निपटने को तैयार रहें। कभी कभी अति उदारता और दूसरों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की आदत मुश्किल बढ़ा देती है, इसलिए सतर्क रहें, ये योगी कह रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं पीडीए से भाजपा की सरकार घबराई हुई है, इसलिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इनके सभी प्रयास हम सपा के लोग फेल कर देंगे और 2027 में हमारी पार्टी बीजेपी को हरा देगी। अपर्णा यादव बीजेपी नेता कह रही है पंकज जी पर हम सभी लोगों को बहुत भरोसा है, उनका नेतृत्व प्रदेश संगठन को नई ऊंचाइयां देगा। हमें यकीन है कि 2027 में फिर से कमल खिलेगा। अवधेश प्रसाद सपा सांसद कह रहे हैं पहले एक चौधरी थे, अब दूसरे चौधरी को बना दिया है, इससे यूपी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कह रहे हैं पंकज चौधरी के नेतृत्व में सपा के फर्जी पीडीए की हमें मिलकर धज्जियां उड़ा देनी है। 2027 में 17 का रिकॉर्ड टूटेगा और यूपी से पहले बंगाल में सरकार बनानी है। सुनिए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। पंकज चौधरी जी एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, सरल स्वभाव के और मेहनती प्रदेश अध्यक्ष उत्तर 27 देखिए 27 के लिए आदरणीय पंकज चौधरी जी आज उत्तर प्रदेश के विधिवत अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने जब यहां पर अपना कार्यभार ग्रहण किया उसी समय श्री नितिन नवीन जी के घोषणा का छड़ा गया। इससे एक डबल उत्साह है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, एक गजब का उत्साह है। बहुत लोग आनंदित हैं और यह क्षण बहुत विलक्षण है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कांग्रेस में, सपा में और भाजपा में कोई कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है, सपा और कांग्रेस में परिवार का व्यक्ति बनता है। तो निश्चित रूप में ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद की दो ध्रुवीकरण है
और उन ध्रुवीकरण के आधार पर 2027 में चुनाव होगा। और मैं समझता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे 27। हम सभी पार्टी वालों का बहुत विश्वास है कि वो अच्छे से यह कार्यपत्र, बहुत आश्वस्त है हम लोग, 27 में फिर से कमल खिलेगा। वो चौधरी बदले उसका कोई अंतर नहीं पड़ना है और 27 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी। अब देखिए, बीजेपी कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं करती है। वो अगर यूपी में किसी को अध्यक्ष बना रही है तो उसके पीछे भी बड़ी तैयारी रही होगी, बड़ी प्लानिंग रही होगी। आपको लिए चलता हूं पंकज चौधरी के घर। पंकज चौधरी का नाम की चर्चा थी, उनके नाम का ऐलान हुआ, परिवार में खुशी थी, परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहा, उनकी माता जी का मुंह मीठा कराया जा रहा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अब देखिए जरा कौन है पंकज चौधरी, जो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं, कमान संभालेंगे 27 चुनाव तक। 1964 में जन्मे पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की है। मां उज्ज्वला चौधरी महाराजगंज से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। सियासत विरासत में मिली और इसकी शुरुआत 1989 से हुई, जब वो नगर निगम चुनाव जीतकर गोरखपुर से पार्षद बने। पंकज चौधरी गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। फिर 1991 में ही बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव जीता। महाराजगंज सीट से 7 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2 बार पंकज चौधरी चुनाव हारे भी, पर जनता से जुड़े रहे। उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। 2023 में गोरखपुर दौरे के दौरान मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। उन्हें साइलेंट पावर और लो प्रोफाइल नेता कहा जाता है। पंकज चौधरी करीब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास 50 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के गहने हैं। वो 5 करोड़ कीमत की एक कमर्शियल बिल्डिंग के भी मालिक हैं। गोरखपुर में उनका परिवार 19 करोड़ रुपए के आवास में रहता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पंकज चौधरी साहब का परिवार क्या कह रहा है। बेटा को बहुत गर्व महसूस हो रहा, बड़ी खुशी हो रही कि हमारा बेटा इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। एक सभासद से तरक्की करते करते यहाँ से पहुंचे और भगवान को और आगे बढ़ा। बस ये बहुत गर्व का माहौल है। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है तो बस अब 2027 की तरफ नजर है। तो बहुत खुशी का माहौल है घर में। स्पेशली हमारी दादी, वो तो बहुत खुशी से है इस टाइम घर पे। वर्करों के लिए जान लगाना आता है उन्हें, तो मुझे लगता है यही पार्टी ने देखा है और भाजपा के लिए यही जरूरत है इस टाइम। उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य, मिलनसार और काम के प्रति बहुत सजग रहने वाले इंसान हैं वो। आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद है। बहुत खुश है, बहुत गर्व कर रहे हैं। सबको खुशी हो रही है कि अपना मतलब यूपी का अच्छा होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा खुश हैं कि अपना स्टेट तरक्की करेगा। क्योंकि हमें पता है चाचा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, योगी जी और मिलके बहुत अच्छा होगा। अब देखिए बड़ा दिलचस्प है, बीजेपी खेमे में जश्न हो रहा है। कांग्रेस आज क्या कर रही थी? कांग्रेस आज विरोध कर रही थी और चुनाव आयोग का विरोध कर रही थी। देखिए बीच में एक को ज्ञानेश कुमार बना दिया है, उनको हथकड़ी पहना दी है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे। हमको नहीं रोका और चोरी के सबसे बड़े अपराधी ज्ञानेश कुमार भी बीच में है। ज्ञानेश जी 10x10 के कमरे में लोग कैसे रहते हैं? दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस यहां उलझी है, बीजेपी ने दक्षिण में भी कमल खिला दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में, केरल में देखिए दिवाली मन रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं क्योंकि वहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और देखिए कमल भी कहां खिलाया है, शशि थरूर जहां से सांसद है उनके गढ़ में कमल खिलाया है, केरला में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए जरा कि कैसे वहां उसके बाद बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब तक यह कहा जाता था बीजेपी दक्षिण भारत में पांव नहीं पसार पा रही।
देखिए वहां जो बीजेपी की मेयर है वो होंगी श्रीलेखा, पूर्व आईपीएस रही हैं, डीजीपी भी रही हैं। अब देखिए केरल में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, इसके बहुत मायने। केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी को यह बड़ी कामयाबी मिली है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के गढ़ में मोदी मैजिक असर दिखा। पिछले 45 साल से सोचिए जहां एलडीएफ यानी लेफ्ट का कब्जा हुआ करता था, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। पहली बार यहां के 101 वार्ड में से 50 पर जीत दर्ज की है। मतलब पहली बार केरल में बीजेपी का मेयर बनने वाला है। पलक्कड़, कोझिकोड जैसे शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत हो गई। पूरे केरल में बीजेपी ने करीब 1900 वार्ड में जीत हासिल की है। यानी बीजेपी ने पिछली बार से करीब 300 वार्ड ज्यादा जीते। निकाय चुनाव में बीजेपी को करीब 20% वोट शेयर मिला है। केरल का निकाय चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। 2026 में बंगाल के साथ केरल में भी विधानसभा चुनाव होने और अभी तक कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ और लेफ्ट के बीच लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन केरल में बीजेपी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। यानी केरल में बीजेपी ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है और वो बंगाल की तरह मौजूदा सरकार को अभी सीधी चुनौती दे रही है। बीजेपी इससे बहुत खुश है, उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। सुनिए जरा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और सोचिए जरा इस जीत के मायने कितने अहम है बीजेपी के लिए कि मेयर में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया। क्या कह रहे हैं पीएम मोदी, आपको बताता हूं, देखिए जरा। पीएम मोदी कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। वो कह रहे हैं और हमें उन पर गर्व है, अपने कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं के काम और संघर्ष को सलाम करता हूं। जमीनी स्तर पर काम का कर शानदार जीत दिलाई है कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी कह रहे हैं तिरुवनंतपुरम के किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हमें भारी जीत मिली है। केरल का अगला चुनाव भी जीतने वाले हैं, वो ये भी दावा कर रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई जगह जीत दर्ज की है। ये नतीजे केरल में हमारी बढ़ती मौजूदगी का संकेत हैं। ये केरल में बदलाव की मजबूत इच्छा का संकेत है। शशि थरूर कह रहे हैं जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो या फिर बीजेपी के। कुछ नतीजे चौंकाने वाले हैं, पर यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सियासतदानों। जनता पार्टी का विजय का श्रृंखला केरला में शुरू हो गया है और केरला हेडक्वार्टर स्टेट कैपिटल में हम जीत कर आए हैं। जनता ये जो आशीर्वाद दिया है, आने वाले दिनों में स्टेट विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव केरल में भी आएगा। वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास व सुशासन को विकल्प चुन रही स्थानीय निकाय चुनावों का ये परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव का संकेत एवं ट्रेलर है। ये केरल में भाजपा एक मजबूत और विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। वो एक कहावत है देहात में, अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कई कारण। अब देखिए जरा बीजेपी की जो मेयर होंगी वो है कौन। ये है श्रीलेखा, जो पहले आईपीएस रह चुकी हैं, पूर्व डीजीपी रह चुकी हैं और अब कमल थामने के बाद बीजेपी की मेयर होंगी। इनका तारुफ आपसे कराऊं, इनके बारे में आपको बताऊं। केरल की पहली महिला आईपीएस, बीजेपी की पहली मेयर बनने वाली।
64 साल की श्रीलेखा केरल की पहली डीजीपी रह चुकी हैं। श्रीलेखा की पहचान ईमानदार और सख्त ऑफिसर्स में रही है। वो सीबीआई, केरल क्राइम ब्रांच, विजिलेंस जैसे विभागों में भी काम कर चुकी हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई और छापेमारी को लेकर बहुत मशहूर रही। तिरुवनंतपुरम में पली बढ़ी श्रीलेखा की कहानी बहुत संघर्ष से भरी रही। मैं 16 साल की उम्र में श्रीलेखा ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन पढ़ने लिखने का जुनून कम नहीं होने दिया। अच्छे नंबरों से अंग्रेजी से एमए, एमबीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद कुछ दिनों तक पढ़ाया, आरबीआई में भी नौकरी की। नौकरी करते हुए सिविल सर्विसेज यानी आईएएस की तैयारी करती रही और फिर 1987 में केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। 33 साल की सर्विस के बाद श्रीलेखा 2020 में रिटायर हुई हैं और इसके बाद वो 2024 में बीजेपी में शामिल हुई। श्रीलेखा अब एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। इसमें वो बतौर पुलिस अधिकारी अपने अनुभव साझा करती हैं लोगों के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तरीके बताती हैं। तिरुवनंतपुरम के एक वार्ड में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की है और शशि थरूर के गढ़ में पहली बीजेपी मेयर बनने वाली हैं। और आइए अब आपको दिखाता हूं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। और लगातार मौसम बदल रहा है, ठंड, कोहरा, धुंध की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। जानलेवा धुंध से बचकर और सावधानी से गुजरिए। पिछले कुछ दिनों में देखिए क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए, ये बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोहरे की वजह से देखिए ट्रक के पीछे एक गाड़ी टकराई है, थार। उसके पीछे एक और गाड़ी दिख रही है आपको, पीछे बस ट्रक के पीछे टकराई है और एक साथ 12 गाड़ियां टकराई हैं बुलंदशहर में। एक और तस्वीर देखिए, चरखी दादरी की है। यहां हरियाणा की तस्वीर है। स्कूल बस और ट्रक में टक्कर हो गई है। सुबह का वक्त होता है, स्कूल बस भी जल्दी में होती है। उस दौरान यह हादसा हुआ है। जीरो विजिबिलिटी थी उस वक्त, पूरी बस खत्म। इसमें एक छात्र की मौत हो गई है और 18 घायल हुए। अगली तस्वीर देखिए जरा, हमीरपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मां की अस्थियां ले जा रहे थे बेटे और बेटों की भी रास्ते में मौत हो गई जब अस्थियां ले जा रहे थे। 3 बेटे हैं, तीनों की मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए जरा, रोहतक से आई। रोहतक में एक के पीछे 40 गाड़ियां टकरा गई हैं धुंध की वजह से। भाई एक बचो ना रास्ता आगे से सारे नीचे जाके पड़ा गया पा छोटे भाई नो 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 आजा भाई अब मैं आपको बताऊं, लगातार जो मौसम का हाल है बता रहा है अगले आने वाले वक्त में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर घाटी के जोजिला में तापमान -17 डिग्री, पुलवामा और शोपिया में तापमान -5.2 डिग्री है। आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट है। यहां 18 से 20 दिसंबर के बीच तापमान और तेजी से गिरेगा। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लई कलां शुरू होगा। चिल्लई कलां में कश्मीर में सबसे ठंड 40 दिन तक रहती है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट है। चमोली और पिथौरागढ़ में पाइप में पानी जम गया है। 2 दिन में तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे जा सकता है। उत्तर प्रदेश, यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे से परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। कोहरे की वजह से कई हादसे भी हुए। आज 4 की मौत हुई। बिहार में राज्य के 10 जिलों में घने कोहरे से जीरो विजिबिलिटी है। कोहरे की वजह से पटना जंक्शन से कई ट्रेनें लेट हुई हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में सर्दी के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान देखिए 9 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। सीकर में सबसे कम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। आइए अब आपको दिखाऊं, एक तरफ कोहरा है जो लोगों को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन है। यह दिल्ली का प्रदूषण है और दिल्ली में आज जानलेवा प्रदूषण था। खतरनाक स्तर पर दिल्ली का प्रदूषण पहुंच गया। अब देखिए जरा दिल्ली का प्रदूषण क्या था। देख रहे हैं आप, किरण बेदी ने ट्वीट किया है। पंचशील दिल्ली का उनका पोस्ट है। वो लिख रही है लाइव AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 912 कितना जानलेवा है मैं आपको बताऊं। अगर दिल्ली का प्रदूषण 912 रहा सुबह के वक्त तो सोचिए जरा कैसे हवा में सांस ले रहे हैं।
दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज सुबह पंचशील इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स था 912, 912। 900 AQI में दिन भर बाहर घूमने का मतलब समझते हैं। आप जो सांस ले रहे हैं उसमें 40 से 50 सिगरेट पी रहे हैं। इससे फेफड़ों में कैंसर होने का रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है। दिल्ली में 40% लोगों के फेफड़े कमजोर पाए गए। WHO के मुताबिक 22 लाख बच्चों के फेफड़े डैमेज हैं। हवा में मौजूद हानिकारक कण पहले फेफड़े में घुसते हैं, फिर खून के जरिए दिल तक पहुंच जाते हैं। इससे दिल की धमनियों के ब्लॉक होने का खतरा बढ़ता है। खतरनाक कणों से हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है और इसका दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि बच्चों की सोचने की क्षमता खत्म होने लगती है धीरे धीरे। बड़े बुजुर्गों में भूलने की बीमारी बढ़ गई है और कई बार हवा में फैले प्रदूषित कण आंखों पर चिपक जाते हैं और इंफेक्शन ज्यादा बढ़ने पर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। प्रदूषण में स्किन कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, साथ ही किडनी के फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। यह स्थिति है प्रदूषण पर। सुनिए जरा एम्स के डॉक्टर क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर हम अपनी ओपीडी की बात करें तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा है कि जो हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो बढ़ गए हैं। ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब उनको खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है। ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको पहले अस्थमा था या सीओपीडी था, पर अब उनको उसका अटैक पड़ रहा है और हमको उसके लिए उनको इनहेलर, नेबुलाइजर देने पड़ रहे हैं या फिर ओरल स्टेरॉइड भी देने पड़ रहे हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम कंट्रोल हो सके। अब देखिए जरा पूरी दुनिया में, दिल्ली का मैंने आपको AQI बता दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता पूरी दुनिया का देखिए। भारत में दिल्ली का 912 था, फिर से प्ले कीजिए प्लीज इसे। ब्रिटेन का AQI 33 है, भारत का 912, अमेरिका का 21 AQI है, फ्रांस का 58 AQI, ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 11 है, चीन का 52 AQI है और पाकिस्तान में लाहौर का 300 AQI, ढाका का 163 और दुबई का 62 है, जकार्ता का 41 और टोक्यो का 17 AQI है। और सोचिए इन सब देशों के मुकाबले दिल्ली का AQI 900 से पार, जो चिंता की बात के साथ साथ बहुत खतरनाक बात भी है। इसलिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पल।